आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए इनिशिएटिव के अंदर। इस इनिशिएटिव में हम विजन की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए 2023 वाली टेस्ट सीरीज, उसकी जो सॉल्यूशंस है उसकी समरी यहाँ पे लेके आएंगे आपके लिए। और सभी जो टेस्ट है उनकी समरी हम आपके लिए यहाँ पे उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और उनकी पीडीएफ जो हैं, इस समरी की जो पीडीएफ्स है वो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा इन समरीज़ का, तो काफ़ी लोग होते हैं उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता है, तो वो टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यदि कोई और इंसान भी यदि इसको यूज़ में लेना चाहे, और सभी लोगों के लिए वैसे ही बेनिफिशियल रहेगा, तो जो लोग इनको समरी को यूज़ में लेके पढ़ के इसकी वीडियो देख के एंड देन पेपर अटेम्प्ट करते हैं 3-4 दिन बाद, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएंगे और फिर वो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट तो ये है नहीं कि कोई लॉजिक से सवाल हो जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के अंदर या फिर सोशल साइंस के अंदर हम बोलते हैं कि यदि आपको चीज़ें आती हैं तो आप कर पाओगे, यदि आपने उसके बारे में पढ़ा है तो। ठीक है? तो इस तरह से काफ़ी क्विकली हम पूरा एंटायरली सिलेबस कवर कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, इन समरीज़ के थ्रू। तो काफ़ी हेल्पफुल ये सब कुछ रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस इनिशिएटिव को। एंड आज जो है हम टेस्ट नंबर जो 1 है ना? विज़न की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 1 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उनका जो सॉल्यूशंस है, उसकी समरी को पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशंस काफ़ी लंबे प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पे क्रिस्प मैनर में कीवर्ड्स के फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं समरी के अंदर, जिनको आप तेज़ी से पढ़ के और इन लेक्चर्स को आप तेज़ी से देख के अपनी टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कहीं न कहीं पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसके रिगार्डिंग किस वे में उसके सॉल्यूशन की समरी हमने यहाँ पे दी है, तो ये समरी आप देख लीजिए। फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग तो आपको पता है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह को फॉलो करने की, अपनी फेथ वगैरह को फॉलो करने की बात आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 के अंदर क्या फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस लिखा गया है, जिसमें क्या बोला गया है, ए पर्सन मे चूज टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो एक इंसान चाहे तो किसी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, नहीं चाहे तो फॉलो नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 25 से 28 में लिखा हुआ है। तो आपने कितनी तेजी से इस चीज़ को जान लिया है, देख लो आप समरी से। ओके, अब यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताई गई है। इंक्लूड्स राइट टू प्रैक्टिस, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो राइट टू प्रैक्टिस इंक्लूड किया गया है। प्रोपोगेट वंस रिलीजन भी, कोई इंसान प्रोपोगेट भी कर सकता है अपने रिलीजन को, ये भी बातें अभी बोली गई है। ये भी बताया गया है कि वो परस्यूट कर सकता है लोगों को अपने रिलीजन को ज्वाइन करने के लिए, और विलफुल कन्वर्जन के लिए परसुएशन किया जा सकता है, ठीक है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बार्स फोर्सफुल एंड इंड्यूस्ड कन्वर्जन अवेलेबल टू बोथ इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स रिजाइडिंग इन इंडियन टेरिटरी। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड यदि कन्वर्जन होगा या फोर्सफुल कन्वर्जन होगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मना करता है, बार करता है, इसके ऊपर बार्स करता है फोर्सफुल कन्वर्जन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फोर्सफुल कन्वर्जन को बार्स किया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही था, इंपॉर्टेंट जो समरी थी उसके सॉल्यूशन की वो मैंने बता दी है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन किए गए हैं, कंसाइंस की बिहाफ पे इंक्लूड किया गया है कि इंसान अपनी बिहाफ पे जिस भी फेथ को, रिलीजन को फॉलो करना चाहता है फॉलो कर सकता है। किसी दूसरे ग्रुप को, लोगों को वो परसुएट भी कर सकता है ना, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन है ना, पूरी तरह से इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको मना करता है, बार्स करता है, उसके ऊपर रोक लगाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना। अब देखते हैं हम। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, उसकी समरी को हम देखते हैं। तो आर्टिकल जो 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी है, 356 में कौन सी इमरजेंसी है। 360 के अंदर मैंने बता दिया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिगार्डिंग समरी में क्या लिखा हुआ है देख लो आप। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी को, यदि, ठीक है, हालांकि कभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं ऑप्शन में ऐसे लिखा जा सकता है कि इंडिया में अब तक 2 बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है इंडिया में, हिस्टोरिकली कभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए, यदि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट, है ना, इंडिया के किसी पार्ट में, ये होल इंडिया की ना बात करें हम, किसी पार्ट की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे के अंदर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही याद रख लेना है। 42 जो हुआ था 1976 में हुआ था। उस टाइम पे 1975 और 1976 के दौरान काफ़ी सारे संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड 42 जो संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 38 जो अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 38 नंबर का, उसमें क्या बोला गया, मेड सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फाइनल एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो ये ध्यान रखना आपको, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगी इन छोटे छोटे पॉइंट्स से, इनके ऊपर हम काफ़ी फोकस करेंगे ताकि गलती ना हो, क्योंकि इनके अंदर ही अप्लाई किया जा सकता है स्टेटमेंट्स के साथ में। तो इस वजह से हम थोड़ा फोकस के साथ कॉशियस होते हुए इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो 38 अमेंडमेंट के थ्रू ये बात बोल दी गई कि क्वेश्चनेबल नहीं होगा और फाइनल होगा ये जो होगा, जो प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे उनका जो सेटिस्फैक्शन होगा ना, वो फाइनल होगा इस इमरजेंसी के अनाउंसमेंट के अंदर। ये बोला गया 38 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। और कोर्ट के अंदर इसको क्वेश्चनेबल नहीं रखा जा सकेगा किसी भी ग्राउंड पे। लेकिन बाद में बट दिस प्रोविजन वाज रिलेटेड बाय 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 के अंदर, वहाँ पे इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया। फिर बताया गया सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है उस फाइनेंशियल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। यदि ऐसी लाइन आ जाती है तो गलत है ये। हालांकि 38 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके साथ ऐसा प्रोविजन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो 44 आपका अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा बाद में बात बोल दी गई साफ साफ कि ये प्रेसिडेंट का जो डिसीजन रहेगा, उनका जो सेटिस्फैक्शन रहेगा, ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इस चीज़ से, इस इन्फॉर्मेशन से, समरी से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्रक्स है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, पिजन की टेस्ट सीरीज में, उसका क्रक्स जो है वो हमने बता दिया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इसको ध्यान रखना आपको, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो मिनिस्ट्री आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है। उन्होंने निकाली भी है, ठीक है। ये बायनली निकलने वाली एक रिपोर्ट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और FSI इसको प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर बाई FSI, है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो है उसको प्रिपेयर करता है। इट हैज मैंडेटेड टू असेस फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, है ना। तो बताया गया है इसमें 2261 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ कंट्री इन लास्ट 2 ईयर्स। तो ये इंक्रीज हुआ है इतना। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2261 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। एज कम्पेयर टू असेसमेंट ऑफ द 2019 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2261 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट, है ना। वही बात दोबारा रिपीट की जा रही है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। तो प्रीलिम्स में यदि ये लाइन आ जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर कि भाई फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 की तुलना में, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज हुए हैं फॉरेस्ट एंड ट्री जो कवर है वो इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और आगे बताया गया है एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ओपन फॉरेस्ट फॉलोड बाय द वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और मैक्सिमम इंक्रीज को ऑर्डर भी देख लेते हैं, स्टेट वाइज भी देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवरेज के अंदर वो आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर पे है आंध्र प्रदेश, जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवरेज उसके अंदर 647 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और तेलंगाना के अंदर 632 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। उड़ीसा थर्ड नंबर पे है, तो ये देख लेना आपको। एरिया वाइज यदि देखें मेरी, तो MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है कंट्री के अंदर एरिया वाइज, ओके। फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यदि एरिया वाइज हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका MP आता है, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड फिर महाराष्ट्र। इनको अच्छे से आपको याद रखना है, इस ऑर्डर को, क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो ये कुछ समरी थी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम समरी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो समरी है वो देखते हैं। तो इसमें फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि भाई क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो फीचर्स है उसमें बोला गया है कि यहाँ पे नॉमिनल और रियल दोनों एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बता रहे हैं हम यहाँ पे, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और मेजोरिटी जिस पार्टी की होती है वो रूल करती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। मंत्रिमंडल जो होता है आपका, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनकी लेजिस्लेचर के लिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ध्यान रखना है आपको, है ना, ये कीवर्ड्स को। बाद में मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, उसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होता है यहाँ पे, एंड रिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ये सभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ना उसके फीचर्स हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये देख लेना आपको। अब यहाँ पे नोट बना के एक बात लिखी गई है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन।
कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है ना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है लेकिन इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, ठीक है। और इंडियन स्टेट हैज इलेक्टेड हेड, इंडियन जो स्टेट है मतलब हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, उसके जो हेड होते हैं वो रिपब्लिक होते हैं, और रिपब्लिक का मतलब आपको काफी अच्छे से पता है, ठीक है। वहीं पे ब्रिटिश के अंदर ये क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, और मोनार्की वहाँ पे होती है, वो ऐड करते हैं स्टेट को। हमारे यहाँ पे हेड स्टेट के जो है वो रिपब्लिक फॉर्म से बनता है ना, हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी फॉर्म नहीं चल रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की समरी। तो इसमें बताया गया है कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग को थोड़ा देख लेते हैं कि भाई कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग कैसा है। तो देखो आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि काफी क्रिस्प वे में हम इस समरी को देख रहे हैं और इससे काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से समरी को देखने से काफी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम आगे जब ऐसे लेक्चर्स लेके आएंगे तो आपको वो मिल पाए प्राइम ऑफिस, सबसे पहले आप इसको देख पाएँ लेक्चर्स को, है ना, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से ज्वाइन करके इन पीडीएफ्स को भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं लेक्चर्स को देखने के बाद। तो काफ़ी हेल्पफुल पूरा आपका रहेगा, आपकी प्रिपरेशन के अंदर, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये करेगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ओके। एंड जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसके अंदर, इसमें सभी सीएम्स होते हैं सभी स्टेट्स के, है ना। इसके कॉन्स्टिट्यूट को आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग में से, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स के सीएम होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड सीएम ऑफ जो यूटीज होते हैं जिनके अंदर लेजिस्लेचर है लाइक दिल्ली के अंदर, एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं अदर यूटीज के, वो सभी गवर्निंग काउंसिल के अंदर आते हैं। रीजनल जो काउंसिल्स होती हैं नीति आयोग की, ये क्यों फॉर्म की जाती है, फॉर्मेट टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज एंड कॉन्टीजेंसीज इम्पैक्ट, है ना, कॉन्टीजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और ए रीजन। तो ये आपको ऊपर वाला ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीजनल काउंसिल्स की जब बात की जाती है तो ये फॉर्म फॉर द स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए क्रिएट की जाती है और कन्वीन्ड की जाती है बाई प्राइम मिनिस्टर, comprises of CM of the states, lieutenant governors of the UTs in region, and these are chaired by the chairperson of नीति आयोग और हिज नॉमिनी, ठीक है। तो ये आपको रीजनल जो आपके काउंसिल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं इसके अंदर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं और प्रैक्टिशनर्स होते हैं विद रिलेवेंट डोमेन नॉलेज के अंदर, है ना, स्पेशल इन्वाइटी होते हैं और नॉमिनेट किए जाते हैं ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, एक इसका जो फ्रेमवर्क है ना, वो क्या कंप्राइज करता है, इन एडिशन टू पीएम एच चेयरमैन के अलावा, पीएम को एच चेयरपर्सन के अलावा, पीएम के सॉरी नॉट चेयरमैन, चेयरपर्सन के अलावा, पीएम एज ए चेयरपर्सन के अलावा यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है ये भी देख लीजिए आप। ही इज अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, तो वाइस चेयरपर्सन को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ही इंजॉयज द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वाइस चेयरपर्सन है यहाँ पे वो इंजॉय करता है रैंक किसकी, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक। और इसके यदि मेंबर्स की बात की जाती है तो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, दे इंजॉय रैंक ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोजीशन को जो इनके मेंबर्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं, और जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को इंजॉय करते हैं एक तरीके से इनके वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स। मैं बार बार इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, है ना, इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ मैं बार बार, ताकि आप इन चीज़ों को इनकलकेट कर पाएँ, इन पॉइंट्स को इनकलकेट कर पाएँ, ताकि कल जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ये आपके दिमाग के अंदर बार बार वाइब्रेट करेंगे, आपके दिमाग के अंदर ये लाइंस आएंगी, तो आप सॉल्व आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को, ओके। और यहाँ पे यदि हम देखें पार्ट टाइम मेंबर्स जो होते हैं मैक्सिमम ऑफ 2 होते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जहाँ होते हैं वो रिलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से इनको लिया जाता है, एंड एक्स ऑफिस ऑफ कैपेसिटी के अंदर ये आते हैं, ठीक है। एंड पार्ट टाइम मेंबर्स वुड बी ऑन ए रोटेशन, पार्ट टाइम जो मेंबर्स होते हैं रोटेशन बेसिस पे आते हैं। अब एक्स ऑफिस ऑफ मेंबर्स देखते हैं नीति आयोग के, मैक्सिमम ऑफ फॉर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो इसके एक्स ऑफिस जो मेंबर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 4 लोग होते हैं, ठीक है, ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के, जो भी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का काफी वाइटल रोल है नीति आयोग के अंदर, इस चीज को आपको समझ लेना है अच्छे से। एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है नीति आयोग का, अपॉइंटेड बाय पीएम, अगेन अपॉइंटेड बाय पीएम, ओके। यहाँ पे ऊपर नॉमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर के लिए इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग को अपॉइंट किया जाता है, और ये सेक्रेटरी
और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के इनकी मानी जाती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, ठीक है। और उसका जो सेक्रेटरीट होता है एज डीम्ड नेसेसरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर नीति आयोग के बारे में। उसके कॉन्स्टिट्यूट को हमने देख लिया है, नीति आयोग की क्या स्ट्रक्चर रहती है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन चेयरपर्सन होते हैं, कौन वाइस चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा इनकी जो अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द काउंसिल्स होती हैं, उनके बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की समरी। जो विजन की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके रिगार्डिंग जो उसके सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, उसकी समरी को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की समरी देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यूएसए हैज 2 सेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, बट इंडिया हैज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ। ये आपको पता है, कुछ अच्छे से पता है ना। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, ये भी आपको पता है। दिस इज ए सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी एट स्टेट्स बाउंड्रीज कैन बी अल्टर्ड बाय द सेंटर। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी ज़्यादा रखी गई है। हमारा जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर की तरफ थोड़ा शिफ्टेड है, ठीक है। तो हम क्वासी फेडरल हैं, ये सभी आपको पता है। एंड कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज वर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर। सेंटर इनको रिक्रूट करता है, ट्रेन करता है, बट ये सर्व करते हैं स्टेट्स को, ठीक है। विच डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रिमूव देम। और स्टेट्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उनको रिमूव कर दे, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, है ना। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको भी। एंड गवर्नर हैविंग मैनी डिस्क्रिशनरी पावर्स एट स्टेट। और गवर्नर जो होता है आपको पता है वो तो रिप्रेजेंटेटिव तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के होते भी हैं, और उनकी काफी सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं स्टेट के अंदर भी, है ना। और ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंटर के द्वारा किए जाते हैं इनको अपॉइंट। ओके, तो सेंटर के द्वारा इनको तो सेक्टर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज। तो यदि कभी आपसे पूछ भी लिया जाए वैसे भी कि भाई सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नजर आती है, दिखाई देती है, बताइए प्रोविजन। तो ये गवर्नर वाला जो आप पॉइंट है वो मेंशन कर सकते हो, ऑल इंडिया सर्विस वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर की तरफ शिफ्टेड है, इस चीज़ को आप बता सकते हो यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमको यहाँ पे जानने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम समरी देखते हैं। NPR काफ़ी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, न्यूज़ में लगातार बना हुआ है आजकल। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस फेज ऑफ द सेंसस एंड कलेक्शन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द अपडेटेड NPR हैव बीन पोस्टपोन्ड एट लीस्ट टिल सितंबर 2022। तो जो आपका NPR है वो 2022 सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। NPR इज ए लिस्ट ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है वो कुछ नहीं है, वो जनरली क्या है, यूजुअल जो रेजिडेंट्स है कंट्री के अंदर, सिटीजनशिप की बात नहीं है यहाँ पे, यूजुअल जो रेजिडेंट्स है कंट्री के उनकी डिटेल ही देता है NPR आपका, है ना। और होम मिनिस्ट्री इसमें प्राइम फोकस पर होती है, आपको पता ही है। And usual residents of the country is one who has been residing in a local area for at least last 6 months, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। और intends to stay in a particular location for next 6 months, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि रेजिडेंट बोलेंगे। और लगा हुआ है पिछले 6 महीने से रह रहा हो या फिर आगे 6 महीने तक रहने की इंटेंशन रखता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक रेजिडेंट हो जाएगा, यूजुअल रेजिडेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे अब देखते हैं NPR। तो NPR के बारे में बताया गया है, नॉट सिटीजनशिप इन्यूमरेशन ड्राइव। तो NPR कहीं पे सिटीजनशिप का कहीं पे कोई वो नहीं है कि सिटीजनशिप के लिए NPR है ना, ऐसा कुछ नहीं है, काइंड ऑफ, है ना। इट वुड रिकॉर्ड एवन ए फॉरेन नेशनल स्टेइंग इन लोकेलिटी। कोई फॉरेन नेशनल इंसान भी, कोई फॉरेन नेशन का इंसान भी, दूसरा इंसान भी यदि फॉरेन नेशन का इंसान भी यदि रह रहा है लोकेलिटी में, तो उसको भी काउंट करेगा फॉर मोर देन 6 मंथ से यदि कोई रह रहा है तो दिस मेक्स NPR डिफरेंट फ्रॉम NRC। तो ये NPR को NRC से थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है यहाँ पे, ओके, बट हम कंटिन्यू करते हैं। दिस मेक्स NPR डिफरेंट फ्रॉम NRC। तो ये NPR को NRC से थोड़ा डिफरेंट कर देता है। तो NRC अलग है, NPR अलग है, ओके। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम इसको फर्दर, ओके, विच इंक्लूड्स ओनली इंडियन सिटीजन्स। तो NRC जो होता है केवल इंडियन सिटीजन्स की बात करता है, केवल इंडियन सिटीजन्स को इंक्लूड करता है, वाइल सीकिंग टू। तो NPR और NRC में आपको अंतर समझ आ गया, ठीक है। NRC जहाँ पे कि इंडियन सिटीजन्स की बात करता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। NPR जो होता है वो रेजिडेंट्स की बात करेगा केवल, ओके। इंडियन सिटीजन्स वाइल सीकिंग टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड नॉट सिटीजन, नॉन जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करता है NRC। NPR के बारे में और थोड़ा देखते हैं। NPR इज बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रेस्ट्रिक्शन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। इनके अंदर NPR को तैयार किया जाता है। ये दोनों रूल्स, एक तो ये रूल्स और एक एक्ट जो है आपको याद रखना है अच्छे से।
मैंडेटरी फॉर एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर। सभी इंडियंस के लिए जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, रेजिडेंट हैं इंडिया के, सब इंडियंस के लिए नहीं, सॉरी, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है उनको अपनी एनपीआर के अंदर रजिस्टर करना जरूरी है। ओनली असम विल नॉट बी इंक्लूडेड एनपीआर, ठीक है, एनपीआर के अंदर असम को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल, ठीक है। will be conducted in conjunction with house listing phase इस्ट फेज ऑफ द सेंसस बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इंडिया फॉर सेंसस 2021 है ना। ये सब चीजें देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं, कंडक्टेड एट द लोकल सब डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल्स, डाटा फॉर एनपीआर वाज इस्ट कलेक्टेड इन 2010 along with the house listing phase of census। तो दिस इज ऑल अबाउट एनपीआर और एनआरसी, हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है इसको। अब 2011 के अंदर ये हुआ है कुछ, इसके बारे में बताया गया है सेंसस, है ना। तो जब 2011 में सेंसस हुआ था, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है इस बार वाला, तो है ना। इन 2015 इट वाज अपडेटेड बाय द कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वेज, ठीक है। तो ये सबको देख लिया इस पॉइंट के ऊपर हमने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो हमेशा से भाई केस है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती वाला केस। हालांकि केशवानंद भारती है, ये केस हार गए थे, लेकिन ये जो केस है वो काफी ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन हुआ था, निकली थी वहां से। तो काफी इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती का केस, 1973 का जो केस है। तो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकलती है कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड नोबडी नॉट एवन पार्लियामेंट वाया अमेंडमेंट कैन वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात यहाँ पे आती है। कोर्ट ने ये बोला, और कोर्ट ने आगे क्या बोला, राइट टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड इशू वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दस कुड बी सुटेबली एब्रिज्ड, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था ना, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर लाइक केस के अंदर, तो इसके बारे में बताया गया। तो इसने बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी को आना, ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूटेड जो इशू होते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के, वो कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आ नहीं रहे हैं, तो उनको एब्रिज किया जा सकता है। जो सेकंड बात बोली गई थी कोर्ट के द्वारा, वो बोला गया था, कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कौन कौन से जो इशूज है वो पार्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के, बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन पार्ट होंगे, कोर्ट के पास है पूरा, ये जो है उसका उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दिस शोज हाउ जुडिशरी यूज इट्स पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंटरप्रेट करने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से जुडिशरी ने अपने पावर को यूटिलाइज किया है, वो इस चीज को ये केस बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक केशवानंद भारती केस 1973। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में देखते हैं ना, इसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं पूरी डिटेल। तो फॉर्मर के जो आरबीआई गवर्नर है, फॉर्मर हमारे जो आरबीआई गवर्नर थे, जो कि रघुराम राजन जी के बाद में आए थे, उर्जित पटेल, उनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB बैंक का वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया है, वो बनाया गया है उर्जित पटेल को। एंड AIIB को अब थोड़ा नेगेटिव में जाके देख लेते हैं। तो एम्स टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया, एशिया के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स को इम्प्रूव करना AIIB का क्या है, एम है। प्रोजेक्ट अप्रूवल गाइडेड बाय द बैंक स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड प्रायोरिटीज, इट हैज 105 मेंबर्स, काफी इंपॉर्टेंट है। AIIB के 105 मेंबर्स है। इट इज ओपन टू एक्सेप्टिंग एडिशनल मेंबर्स, और इसका हेडक्वार्टर जो है AIIB का बीजिंग चाइना के अंदर है। और AIIB लॉन्च इन बीजिंग इन 2015 के अंदर ही आया है, AIIB बहुत पुराना नहीं है। एंड हैज अप्रूव्ड मोर लोन्स फॉर इंडिया देन एनी अदर मेंबर्स ऑफ बैंक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, सबसे ज्यादा जो लॉन्च है इंडिया के लिए अप्रूव किए गए हैं AIIB से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इट हैज फंडेड 28 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वर्थ $6.7 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के 28, उसको इन्होंने फंड किया है। इनिशियली 70 to 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर को फाइनेंस, बट नाउ दैट शेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज स्टैंड अलोन। ओके, पहले को फाइनेंसिंग की गई थी, लेकिन अब स्टैंड अलोन है जो शेयरिंग है ना पूरी की पूरी। चाइना इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर है AIIB के अंदर, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। 105 देश है इसके अंदर, ध्यान रखना आपको। USA एंड जापान आर नॉट अमंग इट्स, USA और जापान इसके मेंबर्स के अंदर नहीं आते हैं। ये सब कुछ AIIB के बारे में था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लिया, काफी अच्छे से देख लिया, किस वे में हमने देख लिया है, समरी हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी को। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बात की गई है, तो डेमोक्रेसी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है कि पीपल टेक देयर ऑन डिसीजंस, कि लोग अपने खुद डिसीजंस लेंगे, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करती है जो आपकी डेमोक्रेसी होती है वो। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं कि भाई जो डिसीजंस होंगे वो सही ही होंगे, है ना। और आपको पता है हिस्टोरिकली आप पीछे जाके देखते हो, आप यदि स्पा मीन्स सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल की बात करते हो, तो वहाँ पे उस टाइम पे तो काफी हद तक उन लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो डिसीजंस लेंगे लोग वो डिसीजंस सही ही होंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग मिस्टेक कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से
डिसीजन मेकिंग भी होती है, मेकिंग में डिले भी हो जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द डेमोक्रेसी लीड्स टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। काफ़ी चेंजेस भी लीडरशिप में होते हैं डेमोक्रेसी की वजह से। तो ये सबको डेमोक्रेसी की जो लिमिटेशंस हैं वो बताई जा रही है यहाँ पे। ओके, समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो ये सभी आपको पता है सभी बातें। डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्शंस ड्यू टू एक्सपेंडिचर, क्रिमिनलाइजेशन हो सकता है पॉलिटिक्स का, ईटीसी। तो ये यहाँ पे बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी ही बताई गई है इस पूरे पर्टिकुलर समरी के अंदर, पूरी पर्टिकुलर समरी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की पोजीशन क्या है, तो उसको अमेंड किया जा सकता है। टिल दे डू नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। तो ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्या कर रहे हैं, वायलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, टिल दे डू नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, ये लाइन इस तरह से होगी, इसको यहाँ पे रोको। कैन बी अमेंडेड, उनको बदला जा सकता है, उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रभावित नहीं हो रही है, तो वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। कुल मिला के बात ये बोली गई है, क्या फंडामेंटल राइट्स कुल मिला के उनको अमेंड किया जा सकता है, यही बात है ना। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉलेट हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन में अमेंड नहीं किया जाएगा, अमेंड कर दिया जाएगा, फिर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ऐसा हो जाएगा काइंड ऑफ। तो एक तरह से वो अमेंडमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, नहीं हो पाया सक्सेसफुल, है ना। तो यहाँ पे अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, तो ये स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स सभी की जो एक्शन है उसके खिलाफ हमको मिलता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिलते हैं, वो ऐसा नहीं कि स्टेट के एक्शंस के खिलाफ ही हमको मिलता है, इंडिविजुअल्स के एक्शंस के खिलाफ भी हमको मिलता है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि इंडिविजुअल्स के एक्शंस के खिलाफ कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं। राइट्स लाइक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आज अवेलेबल अगेंस्ट सिटीजन्स ऑल्सो। ठीक है, अगेंस्ट सिटीजन्स ऑल्सो। तो these right limit power of the executive and legislature, thus prevent tyranny of the executive and legislature. So this is all about the fundamental rights and क्वेश्चन नंबर 11 की समरी हमने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन 1992 फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी अमेंडेड, नॉट कैन बी अमेंडेड, कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इस चीज़ को डिटरमाइन करने में यूज में लिया जा सकता है कि किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसके अंदर है या नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी लॉ में है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैनी लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, तो काफ़ी सारे लॉ हैं काइंड ऑफ। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 मेक इंसल्ट टू नेशनल सिंबल्स ए पनिशेबल एक्ट, है ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो बता दी गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या स्टेटस है ये आपने जान लिया है, इनको यूज में लिया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जानने के लिए, किसी लॉ की उसको डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म की क्या बातें की गई है ना। वर्ड सेक्युलर वाज नॉट एडेड टू द प्रेम्बल इनिशियली, स्टिल सेक्युलर फ्रॉम बिगिनिंग। देखो, सेकुलर करके कोई वर्ड प्रेम्बल में हमारी में था नहीं स्टार्टिंग में ना, आपको पता है 42 अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया है। लेकिन इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि हम पहले सेक्युलर नहीं थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी सेक्युलर था। बहुत सारे जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही सेक्युलर था। लाइक काइंड ऑफ आर्टिकल 25 से 28 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने देखा था, तो आपको वो रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इससे पता चल रहा है कि हम सेक्युलर हैं। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड 30, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 एंड 30 में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं बता रहा है फंडामेंटल राइट्स है हमारे, तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हम सेकुलर थे, है ना, सेकुलर वर्ड जोड़ने से पहले भी। बट इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। और जो रिलीजन इज ट्रीटेड एट द पर्सनल मैटर, तो जहाँ पे कि रिलीजन को, जहाँ पे कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर रिलीजन को पर्सनल मैटर के तौर पे देखा जाता है। देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है और रिलीजन और स्टेट के बीच में, वेस्टर्न वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो, है ना। तो उसको हम नेगेटिव सेकुलरिज्म भी काफ़ी बोल देते हैं। हमारे यहाँ पे पॉजिटिव काइंड ऑफ सेकुलरिज्म है। इन इंडियन स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेकुलर एक्टिविटीज विद रेस्पेक्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू ऑल सेक्शंस। ठीक है, मतलब ओपन करना, कुल मिला के यहाँ पे ये बोला गया है, थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू ऑल सेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे स्टेट कर रहा है इस चीज़ को। तो आर्टिकल 29 के जो क्लॉज 2 के अंदर बताया गया है कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट और किसी भी तरीके के इस तरीके के ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, रिलीजन कास्ट और एनी ऑफ देम ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी इंसान को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है। आर्टिकल 29 की क्लॉज 2 के अंदर ही बताया गया है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट है।
फॉर एग्जाम्पल एवरी रिलीजियस denomination has right to establish institutions for religious and charitable purposes, but this is subjected to restriction of public order, morality and health. तो ध्यान रखना, 3 चीजें रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं इन चीजों को, ठीक है, जो रिलीजन की प्रैक्टिसेस वगैरह है और रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं पे लिमिट कर रही है। 3 चीजें उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। 3 चीजें, 3 बातें आपको याद रखनी है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इस वजह से मैं इतना इनके ऊपर जोर दे रहा हूँ, है ना। आपका जो मिर्ज़ाविला मिल्स केस जो था 1980 का, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपी ओवर, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है अब आपके यहाँ पे। मिनेर्वा मिल्स केस जो आपका है 1980 का, ठीक है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को प्राइमेसी ऑफ द डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे जो मिनर्वा मिल्स केस आपका 1980 का है, उसमें डीपीएसपी को ऊपर लेके आना फंडामेंटल राइट से, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में। सही है, याद रखना आपको इस चीज को ना। इट लेड टू सबऑर्डिनेशन ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट। अब क्या हो गया इस वजह से, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से फिर दोबारा सबऑर्डिनेट हो गए, है ना। एंड फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 1419 were accepted as subordinated to DPSP specified under Article 39B and C। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन है। फाइनल स्टेटस ये है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो हमें कन्फर किए गए हैं आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 19 से, वो स्वीकार किए गए फाइनली कि सबऑर्डिनेटेड रहेंगे डीपीएसपी से, जो कि स्पेसिफाइड किए गए हैं आर्टिकल 39B एंड C के अंदर। तो ये लाइन आपको स्पेशली याद रखनी है अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपी। जनरली डीपीएसपी के से फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सुप्रीम होते हैं, लेकिन ये केस जो है वो अलग है, ठीक है। बट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर implementing DPSP so long as amendment doesn't destroy the basic structure of the constitution। तो दिस इज ऑल ओके, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। एक मेनका गांधी जी वाला केस होता है 1978 के अंदर, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर क्या निकल के आया है वो सब बताया जा रहा है यहाँ पे इस समरी के अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यदि राइट अप करना है, आपको यदि लिखना है तो, ठीक है। तो मेनका गांधी जी का केस रहा है 1978 का, उसके अंदर हुआ क्या है, इट डील्स विद द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 प्रायर टू दिस, ठीक है। देयर वाज प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। अच्छे से सुनिए आप इस चीज़ को, मेनका गांधी जी का केस जो 1978 में हुआ है, इट डील्स विद द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो ये जो केस है आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग बात करता है। इस पर्टिकुलर केस से पहले क्या था, देयर वाज प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ विच वाज रिप्लेस्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, ठीक है। और ये आपका जो IR कोहिलो केस जो है 2007 का, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है ये। तो मेनका गांधी केस के अंदर क्या हुआ है, आपने देखा आर्टिकल 21 से डील करता है मेनका गांधी जी वाला जो केस है वो, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, ठीक है। आप जो IR कोहिलो केस आपका है 2007 का, जो 9th शेड्यूल केस के नाम से भी जाना जाता है, 2007 का केस है, इसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टुक दिस फर्दर, सुप्रीम कोर्ट इसको और आगे लेके गया और फर्दर एंड आर्ग्यू दैट इस पर्पज ऑफ इंसर्टिंग लॉ इनटू 9th शेड्यूल वाज टू अनडू ए जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस कुड बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स। आपको पता है 9th शेड्यूल के बारे में, 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए एक तरह से यूज में लिया गया था। बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है यदि किसी पर्टिकुलर चीज़ को, है ना, इंसर्ट किया जाएगा, इंसर्टिंग ए लॉ इनटू 9th शेड्यूल वाज टू अनडू ए जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अंडू करने के लिए किसी कानून को यदि आप इसमें डाल दोगे, शेड्यूल नंबर 9 के अंदर डाल दोगे, दिस कुड बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट्स, तो इसको एग्जामिन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉज अंडर शेड्यूल लाइक 9, ठीक है, आफ्टर केस अनंत भातीज। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया आगे। जजमेंट 24 अप्रैल को जो आती है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो 1973, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को डेडलाइन बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, ठीक है। और क्या बोला है कि इसके बाद में जितनी भी चीज़ें आए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से नहीं रोका जा सकता है, एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता है, उनसे पहले की जो केसेज हैं वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद की जो केसेज है वो एग्जम्प्ट नहीं रहेंगे जुडिशियल रिव्यू से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द केसेज जिनके अंदर क्या क्या जजमेंट आई है। तो इसमें हमने मेनका गांधी वाला केस देख लिया, IR कोहिलो वाला केस हमने देख लिया, ठीक है। और
इस तरह से मिनरवा मिल्स केस भी हमने देख लिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केसेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसके अंदर स्टेट के बारे में कुछ बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, एम एन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में आपको पता है कि स्टेट के बारे में बताया गया है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि एम एन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। DMRC had equity participation from Government of India and GNCTD. RBI, UID authority are statutory body. ठीक है, और नीति आयोग परफॉर्म फंक्शन लाइक रिकमेंडिंग प्रॉपर पॉवर्टी लाइन। तो ये सब चीजें बताई गई हैं थोड़ी थोड़ी, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि कोई बॉडी जो है प्राइवेट बॉडी है और एन एजेंसी यदि कोई है वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। आई फिश नेस्ट, क्या है ये आई फिश नेस्ट? तो रिसेंटली जायंट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ अबाउट 60 mm। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में जो टेस्ट में वहाँ पे लिखा गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिसेंटली जायंट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ अबाउट 60 mm आइस फिश नेस्ट बीन डिस्कवर्ड इन वेडल सी ऑफ अंटार्कटिका रीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वेडल जो सी है वो कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका रीजन के अंदर ही है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये लार्जेस्ट आई फिश ब्रीडिंग कॉलोनी है ऑन रिकॉर्ड, नाम क्या है, आई फिश नेस्ट। ठीक है, तो ये वेडल सी के अंदर है। इट ऑक्यूपाइड एन अनयूजुअली वार्म पैच ऑफ डीप वाटर, वार्म डीप करंट्स गाइड फिश टू ग्राउंड्स, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आई फिश नेस्ट, है ना। तो प्रीलिम्स में ये मतलब काइंड ऑफ करंट अफेयर से लिंक है थोड़ा सा, तो देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या समरी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसके बारे में बात करते हैं। सेटअप इन 1964 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो आपका जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो 1964 में बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ये आया है, थ्रू सेटअप किया गया है। रिकमेंडेशन बाय द संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो संथानम जो कमेटी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर 1962-64 में जो संथानम कमेटी बनी है उनके रिकमेंडेशन के ऊपर 1964 में सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है वो बनाया गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है जो बैक साइड में चल रही है मेरे, एंड आपको मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उन चीज़ों पे भी फोकस करना है, तो आप काफ़ी तेज़ी से ग्रेस्प कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया है। थस ओरिजिनली सीबीसी वाज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही कोई वैधानिक बॉडी थी, ना ही संवैधानिक थी, ना ही वैधानिक थी। स्टार्टिंग में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन 2003 में कन्फर्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन सीबीसी, तो इसको एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 2003 के अंदर। सीडब्ल्यूसी के बारे में कुछ और देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसका चेयरपर्सन होते हैं इसके, एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, और 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर इसमें नहीं होते हो। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर्स कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड आगे बताया गया एज इट्स हेड एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो देख लो अच्छे से समझ लीजिए सीडब्ल्यूसी के बारे में। सीवीसी के बारे में बता दूं, पहले एग्जीक्यूटिव तरीके से आती है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू आती है, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बैकअप दे दिया जाता है या फिर स्टेटस दे दिया जाता है, वैधानिक बना दिया जाता है 2003 के अंदर। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, और 2 उसके बाद एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। और इनको कैसे किया जाएगा, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और उसको रिकमेंडेशन कौन देगा, 3 मेंबर कमेटी रिकमेंडेशन देगी, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे इसके हेड के तौर पर उस कमेटी के अंदर, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स उसमें होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। इस तरह से रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी बनेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीवीसी। एंड थोड़ा सा और बताया गया है इसके अंदर, दे होल्ड ऑफिस फॉर 4 years, 4 साल के लिए ऑफिस को रखेंगे सीवीसी वाले जो लोग हैं वो, अंटिल दे अटेन एज ऑफ 65, तो 4 साल और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। आफ्टर देयर टेन्योर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, देखो वैसे मैं एक बात बता दूं, आजकल प्रीलिम्स का जो नेचर है पेपर को बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे 2016, 17, 18 में। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट बदल गया है, इस तरीके की एक्चुअल कमिटीज़ के ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट पता नहीं कब यूपीएससी का पैटर्न बदल जाए थोड़ा, और कब यूपीएससी थोड़ा सा दोबारा उसी चीज़ों को पूछने लग जाए, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, हमको पढ़ना ही पड़ेगा,
इन्हीं में से हो सकता है कोई लाइन निकल के आ जाए, उससे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिल्म्स का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो ये समरीज है ना, और इनको पढ़ना ही हमें पड़ेगा। हालांकि नीचे एग्जाम का बदल रहा है, लेकिन फिर भी हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लाइन हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये वेस्टेज है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहीं से कोई लाइन निकल सकती है जो कि हेल्प कर सकती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, एज इट इज यदि क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई लाइन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो समरी है वो, तो ये समरीज आपको देखनी चाहिए। ओके, सो हमने देख लिया है एक्चुअली में सीबीसी के बारे में सब कुछ। ठीक है, अब हम देखते हैं, जस्ट ए मिनट, तब हम देखते हैं थोड़ा फर्दर आगे चलते हुए फंडामेंटल राइट्स और थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है फंडामेंटल राइट्स के बीच में एंड डीपीएसपीज के बीच में। उसके रिगार्डिंग थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। ओके, तो देखो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में होता क्या है, तो एक चंपक दोराइजन केस था 1951 का। चंपाकम दोराई राजन केस ऑफ 1951। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज के बीच में डिस्प्यूट यहाँ पे उठा था। आप देखते हैं इसके अंदर हुआ क्या था। ठीक है, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगी। डीपीएसपीज हैव टू कंफर्म टू run as subsidiaries of fundamental rights, but fundamental rights could be amended by Parliament through Amendment Acts. This led to its 4th and 17th Amendment Act to implement some of the DPSPs. ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है फाइनली कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स है आगे बताया गया है, बट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, है ना, थ्रू अमेंडमेंट एक्ट्स। दिस लीड टू फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डीपीएसपीज। ठीक है, तो ये था इसके अंदर, है ना। एक गोलकनाथ जी का केस है 1967 का, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा, गोलकनाथ जी के केस को, जस्ट ए मिनट, है ना। तो हमने अभी देख लिया, अब गोलकनाथ जी का केस देखते हैं। तो 1967 का गोलकनाथ जी का एक केस है, इसको वो देखते हैं। पार्लियामेंट कांट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। ठीक है, तो 1967 में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं लिया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि सैक्रोसैंक्ट है नेचर के अंदर। पहले 1967 में ये बात बोली गई है। ओके, FRs can't be amended for implementation of DPSPs. This led to the enactment of the 24th and 25th Constitution Amendment Act, which inserted a new Article 31C. ठीक है, जिसके बाद में 31C आर्टिकल आता है। तो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देखना है। अब केस आनंद भारती केस देखते हैं 1973 का जो था। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेकंड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 31C आ गया है, और क्यों आया है, क्योंकि पहले बोला गया है भाई साहब कि 24th एंड 25th अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ आई है ना, आर्टिकल 31C आया है। क्यों बोला, क्योंकि गोलकनाथ क्यों लाया गया, क्योंकि गोलकनाथ केस के अंदर ऐसा बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड ही नहीं किया जा सकता इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के लिए, तो फिर ये लाया गया। बाद में केसानंद भारती केस होता है, उसमें 31C का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड प्रोविजन जो है, उसको क्या कर दिया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और इनवैलिड बता दिया जाता है ऑन ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस लेड टू enactment of the 42 Amendment Act, which gave legal primacy and supremacy to DPSP over fundamental rights compared by Article 14, 19 and 21, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस। तो आपको देख लेना था, कंफ्यूज नहीं होना आर्टिकल 31C कब आया है। ठीक है, आर्टिकल 31C का जो सेकंड क्लॉज था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाद में। ठीक है, और बोला गया एक तरह से दैट जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना, ऐसा बोला गया। और इसकी वजह से बाद में थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या किया गया कि 14, 19, 21 को थोड़ा प्रिवेल करवा दी, के ऊपर डीपीएसपी को प्रिवेल करवा दिया गया, सुप्रीमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाई दीज आर्टिकल्स, है ना। तो आप समझ गए हो, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है, यहाँ पे क्या बात चल रही है कि डीपीएसपी एक तरह से सुप्रीमेसी रख रहे हैं, लीगल प्राइमेसी रख रहे हैं ओवर द फंडामेंटल राइट्स 14, 19, 21। ठीक है, तो कौन से डीपीएसपी 42 अमेंडमेंट के थ्रू लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू डीपीएसपी ओवर। तो कुछ डीपीएसपी जो हैं जिसकी रिगार्डिंग हमने पहले भी अभी थोड़े टाइम पहले बात की। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केसेस। ठीक है, अब आर्टिकल 32 के ऊपर देखते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है, 18th नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आर्टिकल 32 के बारे में बात की गई है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंदर क्या बातें हैं, क्या लिखा गया है, आपको सबको पता है अच्छे से ना। तो ये गारंटी प्रोवाइड करता है एक्सपीडिशियस एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपीडिशियस एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 32। ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड अंडर द आर्टिकल 32
एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, आर्टिकल 32 का प्रोटेक्शन उनको प्राप्त नहीं है। केवल जो फंडामेंटल राइट्स है ना एनफोर्स अंडर द आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, आर्टिकल 32 का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। स्टैट्यूटरी राइट्स हो या फिर कस्टमरी राइट्स हो और इस तरह की और कोई राइट्स हैं तो उनको आर्टिकल 32 का प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 32 उनको प्रभावी नहीं है, उनके लिए नहीं है। अब आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन ए क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 के अंदर उन क्वेश्चंस को नहीं लेके आ सकता है सुप्रीम कोर्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वॉक्ड सिंपली टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो इसको इन्वॉक नहीं किया जा सकता है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, है ना, आर्टिकल 32 को केवल। और ए लेजिस्लेशन और किसी लेजिस्लेशन को अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यदि डायरेक्टली इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है किसी फंडामेंटल राइट्स को तो फिर हम आर्टिकल 32 को इन्वॉक नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जानने के लिए किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन की, लेजिस्लेशन की, है ना, जब तक कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है, इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। ये बात यहाँ पे बोली गई है ना, जब कर रहा है तभी आर्टिकल 32 को इन्वोक किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल। यदि फंडामेंटल राइट्स की रिगार्डिंग कोई केस है तो उसमें जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ओरिजिनल रहेगा, बट नॉट एक्सक्लूसिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जुरिडिक्शन है वो ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। इट इज कॉन्करेंट विद द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे ना, नॉट एक्सक्लूसिव, ओरिजिनल। तो जुरिडिक्शन जो है ना, इन केस ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये कॉन्करेंटली हाई कोर्ट को भी जुरिडिक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की समझ देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें बताया गया है यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो इसमें बताया गया क्रिएटेड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। क्यों क्रिएट की गई है यूनियन टेरिटरीज? तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका कंसिडरेशन है दिल्ली और चंडीगढ़ का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों एरियाज, तो इस वजह से इनको क्रिएट किया गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए। एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस है पुडुचेरी की, इस वजह से इसको यूटी बना दिया गया है ना। एंड दादर एंड नागर हवेली की, अंडमान द्वीप वगैरह स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार आइलैंड की, आइलैंड्स की, सॉरी, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको यूटी बनाया गया। लक्षद्वीप की स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पॉपुलेशन पीपल है ना, तो उनके लिए। एंड मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश विच लेटर बिकेम स्टेट्स। ट्राइबल प्रोटेक्शन वगैरह के लिए बनाया गया था इनको, बाद में इनको फिर स्टेट्स बना दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यों बनाया जाता है यूटी, उसके बारे में बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसको देखते हैं आर्टिकल, जो क्वेश्चन नंबर 20 की समरी है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर क्या बोला गया है, एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, ठीक है, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस। सभी सिटीजन्स को यह अधिकार है एक्सप्रेस करने का अपने व्यूज को, ओपिनियंस को, बिलीव्स को एंड कन्विक्शंस को। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग: राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, right against tapping of telephonic conversation, right to telecast, freedom of silence, right to know about government activities, right against imposition of pre-censorship, right to demonstration or picketing, but not right to strike. Important है, स्ट्राइक का राइट नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन का और पिकेटिंग का राइट है, बट स्ट्राइक का राइट नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर, ध्यान रखना है आपको, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंदर कौन कौन से हैं। तो काफ़ी अच्छे से हमने देखा है इसको कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ एंड कन्विक्शंस। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, राइट अगेंस्ट द टैपिंग ऑफ द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी यहाँ पे इंक्लूड है, आर्टिकल 19 के अंदर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आजकल ये रहता है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के 1 के अंदर, क्लॉज 1 के अंदर, है ना, कि right against the tapping of the telephonic conversation, right to telecast, freedom of silence, right to know about government activities, right against the imposition of the pre-censorship, right to demonstration or picketing, but not right to strike, ठीक है, और व्यूज ऑफ अदर्स एंड खुद के व्यूज को प्रोपोगेट करना वगैरह काइंड ऑफ, ये तो राइट्स है ही। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हमने 20 क्वेश्चन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, इनिशियल वीडियो है, इसको थोड़ा हम ज़्यादा बड़ा करेंगे और क्वेश्चन थोड़ा और भी तेज चलेंगे और रफ्तार से चलेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव रहने वाला है और इससे काफ़ी सारे आपको ऐसे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे
जिससे कि आप अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रिस्प वे में यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स के पेपर्स को सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा इसका रीच जा सके, जितना ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, उतने लोगों को, उतने स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। सो थैंक यू।